Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome again to my channel Biology with CB ma'am. So today we are going to discuss the new chapter of class 9 biology, which is biodiversity. Right? So जो लोग हमारी वीडियोस देख रहे हैं और अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, वो काइंडली सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि उनको न्यू वीडियोस की जो है नोटिफिकेशन मिल जाए. एंड काइंडली शेयर माय वीडियोस. Now moving toward the topic, so let's discuss the biodiversity, the introduction of biodiversity, right? So the word biodiversity is basically derived from the two words. Bio mean life and diversity mean variety, variation among the species, right? So हमारे इकोसिस्टम में हमारा जो इन्वायरमेंट है, इकोसिस्टम मीन आपका जो इन्वायरमेंट है उसमें ऑलमोस्ट 10 मिलियन काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म थे, लेकिन उनमें से जो है ओनली 1/3 जो ऑर्गेनिज्म है उनको सिर्फ कैटलॉग किया गया, उनको रिकॉर्ड में रखा गया. बाकी जो है बहुत सारे अननोन हैं स्टिल, राइट? सो बायोडाइवर्सिटी मीन वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, वैरायटी अमंग द स्पीशीज, वैरायटी बिटवीन द स्पीशीज. ठीक है. सो वैरायटी में हमारे पास आ जाता है ये प्लांट्स. अब ये हमने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया इनटू प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सो द वैरायटी ऑफ प्लांट्स आर नोन एज फ्लोरा, राइट? व्हाइल द वैरायटी ऑफ एनिमल्स आर नोन एज फौना. यानी प्लांट्स के लिए हम फ्लोरा का टर्म यूज करते हैं और एनिमल्स के लिए हम फौना का टर्म यूज करते हैं. ओके. नाउ जो प्लांट्स हैं हमारे पास वो ऑलमोस्ट 1/2 मिलियन जो है हमारे पास प्लांट्स हैं और एनिमल्स जो हैं वो 1.5 मिलियंस हैं, राइट? और रेस्ट हमारे पास जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है. सो ये जो ऑर्गेनिज्म है इनकी वैरायटी जो है ये आपस में डिफरेंस की वजह से है. कुछ आपस में सेम है, ठीक है, लेकिन इनके अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस पाए जाते हैं. उन डिफरेंसेस की बेस पे हमने इनको अलग अलग ग्रुप्स में क्लासीफाई भी किया हुआ है. जैसे कि फिशेस हैं उनको अलग रखा है, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, और इनके अंदर फर्दर हमने क्लासिफिकेशन फर्दर ग्रुप्स में हमने इनको डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस. ठीक है, कि कितने उनके अंदर सिमिलैरिटीज हैं और कौन कौन सी डिफरेंसेस हैं उसकी बेस पे हमने उनको अलग अलग किया है. सो यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है उनको हमने उनके डिफरेंसेस पे रखा है. लाइक उनके साइज में फ़र्क है, शेप जो है उनका डिफरेंट है, या हमारे पास बिहेवियर है एंड मॉर्फोलॉजी मीन उनका साइज, शेप, स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर लिहाज से चाहे वो इंटरनल है या एक्सटर्नल है उसके लिहाज से हमने उनको अलग किया हुआ है, रिप्रोडक्शन के लिहाज से एंड सो मैनी अदर्स डिफरेंसेस, राइट? सो ये हमारे पास डिफरेंसेस है जिसकी बेस पे हमने ऑर्गेनिज्म को, जो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से अलग हैं, डिफरेंट हैं, और उनको हमने अलग ग्रुप में रखा है. नाउ मूविंग टुवर्ड द फैक्टर्स इफेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी मीन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी को इफेक्ट करते हैं. ठीक है, किस चीज़ की वजह से बायोडाइवर्सिटी किसी इलाके में ज़्यादा है, किस चीज़ की वजह से किसी इलाके में बायोडाइवर्सिटी कम है, राइट? सो हमारे पास जो किसी भी इलाके में एनिमल्स एंड प्लांट जो हैं वो डिपेंड करते हैं उसकी क्लाइमेट पे, उसकी आबो हवा कैसी है. ठीक है, गर्म इलाका है, सर्द इलाका है, थ्रू आउट उसमें सर्दी है, थ्रू आउट उसमें गर्मी है, या एनुअल रेनफॉल उसमें ये सालाना बारिशें होती है, ये कम हो रही हैं, ज़्यादा हो रही है, और उसके इन्वायरमेंट में जो नमी है ज़्यादा है या ड्राइनेस ज़्यादा है, तो इट डिपेंड्स. ठीक है. उसके बाद एल्टीट्यूड. ठीक है, यानी कितनी बुलंदी पे ऑर्गेनिज्म हमारे पास, कुछ पहाड़ों पे रहते हैं, कुछ लैंड पे रहते हैं, ठीक है, कुछ सॉइल के अंदर हैं, कुछ पानी के अंदर है, तो ये डिपेंड करता है इस पर. उसके अलावा फिर सॉइल पे, अब सॉइल फर्टाइल सॉइल है उसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अलग हैं. ठीक है, उनके अंदर इन्वर्टिब्रेट्स अलग हैं. जो नॉन फर्टाइल है उनके अंदर वहाँ ऑर्गेनिज्म अलग है. जैसे अगर हम कह सकते हैं फॉर एग्जांपल जैसे डेजर्ट वगैरह है तो वहाँ पे ऑर्गेनिज्म डिफरेंट हैं. ठीक है, या हम बात करें कि हिली एरियाज हैं, वहाँ पे आपके पास फर्टाइल सॉइल मौजूद है तो वहाँ पे इनवर्टिब्रेट का रेशो ज़्यादा होता है. ठीक है. सो द नेक्स्ट वन इज़ द प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज़ एज वेल. सो बाकी स्पीशीज़ की जो प्रेजेंस है वो भी डिपेंड करते हैं क्योंकि एनिमल्स एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए. सो अगर फूड है एक दूसरे का मतलब प्रे एंड प्रेडेटर वाला रिलेशनशिप जो है इंपॉर्टेंट है इन द बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम और इवन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
बायोडाइवर्सिटी ऑर्गेनिजम्स, राइट। नाउ हमारे पास अब यहाँ हमने 3 रीजन में फॉर एग्जांपल यहाँ क्लासिफाई किया हुआ है कि हमारे पास जो ट्रॉपिक रीजन है, ठीक है। अब ट्रॉपिक रीजन हमारे पास ये हॉट एंड वेट होता है, ठीक है। ये इसमें एनुअल रेनफॉल जो है, सालाना बारिशें हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इसमें इलाके लाइक इंडोनेशिया, मलेशिया वाले इलाके आते हैं। तो यहाँ पे रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी हैं, यहाँ पे एनिमल्स एंड प्लांट जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, उनके जो नंबर्स हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास है टेम्परेट रीजन। अब ये टेम्परेट जो है जहाँ जिसका इन्वायरमेंट या हम कह सकते हैं टेम्परेचर जो है मॉडरेट होता है, नॉर्मल होता है, ठीक है, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया के ममालिक आते हैं। तो इसमें भी बहुत सारे स्पीशी हैं, यानी लेकिन ट्रॉपिक रीजन में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद जो है टेम्परेट रीजन है जिसमें भी ऑलमोस्ट ज़्यादा स्पीशीज़ हैं। लेकिन नेक्स्ट हमारे पास है पोलर रीजन। अब पोलर रीजन में हमारे पास एज यू नो दैट के थ्रू आउट द ईयर इसमें बर्फ़ होती है, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ ही स्पीशी पाए जाते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आइस होती है थ्रू आउट द ईयर, जैसे पोलर बियर जो है वो सिर्फ पोलर रीजन्स में पाया जाता है, आपको वहीं मिलेगा, ठीक है। सो कुछ स्पीशीज़ ऐसे हैं, थोड़े बहुत स्पीशीज़ जो हमारे पास पोलर रीजन्स में पाए जाते हैं। नाउ मूविंग टूवर्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। सो पहली इंपॉर्टेंस ये है कि ये हमें डिफरेंट एनिमल्स एंड प्लांट की जो है वैरायटी के बारे में बताते हैं कि अर्थ पे कितनी वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं हमारे पास। यहाँ पे हमने इकोसिस्टम को क्लासीफाई किया है इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स, ठीक है। या ये फॉलोइंग हमारे पास इकोसिस्टम हमारे इन्वायरमेंट में होते हैं, ठीक है। अर्थ के ऊपर ये इकोसिस्टम मौजूद हैं। नाउ व्हाट इज इकोसिस्टम? इको मीन इन्वायरमेंट, तो ये नहीं आपका जो इन्वायरमेंट है जिसमें आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, उसको इकोसिस्टम कहा जाता है। जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, और इनके साथ एयर रिलेट करता है, इनके साथ इनके लिए वाटर भी ज़रूरी है, वो ऑक्सीजन ज़रूरी है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन हो गया, वाटर हो गया, लैंड हो गया, सॉइल हो गया, ये नॉन लिविंग इन्वायरमेंट हो गया, हमारा नॉन लिविंग कंपोनेंट है हमारे इन्वायरमेंट का। ऑन द अदर हैंड प्लांट, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये लिविंग कंपोनेंट है हमारे इन्वायरमेंट का। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स हैं तो प्लांट्स को ग्रोथ के लिए क्या है या फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए? वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो ये क्या है? इन्वायरमेंट में है, तो वो उसकी मदद से फोटोसिंथेसिस करेंगे। अगर हमारे पास नेचर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल नहीं है और इसी तरह वाटर नहीं है तो प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते, ठीक हो गया। तो ये आपस में साइड बाय साइड चलते हैं, तो इसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। सो इकोसिस्टम में हमारे पास आता है फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट जो है इसमें हमारे पास ट्रीज ही होते हैं, और इसमें जाहिर है फॉरेस्ट है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा होंगे, कीड़े मकोड़े ज़्यादा होंगे, इसके अलावा बर्ड्स यहाँ हमारे पास ज़्यादा हैं। तो हर कैटेगरीज के जो ऑर्गेनिज्म है वो यहाँ मौजूद होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास ग्रास लैंड इकोसिस्टम। इसमें सारा ग्रास मौजूद होता है, तो इसके लिहाज से यहाँ जैसे घोड़े वगैरह ज़्यादा हो गए, ठीक है। सो ये डिपेंड करता है। उसके बाद टेम्परेट फॉरेस्ट। सो टेम्परेट अभी हमने पीछे डिस्कस कर दिया, तो ये वो फॉरेस्ट होते हैं हमारे पास जहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर होता है, तो मॉडरेट इन्वायरमेंट है, ठीक है, ह्यूमिडिटी भी है, और यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा पाए जाते हैं। इसी तरह ट्रॉपिकल जो है जहाँ पे एनुअल रेनफॉल ज़्यादा होता है, सालाना बारिशें ज़्यादा होती हैं, इसलिए वेजिटेशन भी ज़्यादा होगी। जब बारिशें ज़्यादा हैं, पानी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, सॉइल भी इसकी अच्छी होती है, और यहाँ पे वेजिटेशन भी ज़्यादा है। जब वेजिटेशन ज़्यादा है तो आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ज़्यादा होंगे और बाकी वर्टिब्रेट्स भी ज़्यादा होते हैं। अंडरस्टैंड? नाउ मूविंग टूवर्ड द इक्वेटिक। तो इक्वेटिक जो है अभी मतलब मीन जो पानी के अंदर रहते हैं, तो यानी वो इन्वायरमेंट आपका जो वाटरी इन्वायरमेंट है, लाइक ओशंस हैं, रिवर है, लेक है, स्ट्रीम्स हैं, ये आपके पास इक्वेटिक इकोसिस्टम में आते हैं, जिसमें हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं और वो अपने नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो ये डिफरेंट इकोसिस्टम है, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो एनिमल्स हैं, हमने एनिमल्स को क्लासीफाई कर दिया इनटू 2 मेजर ग्रुप्स। सो वन इज वर्टिब्रेट एंड अदर वन इज इनवर्टिब्रेट। सो वर्टिब्रेट जिसमें वर्टिब्रल कॉलम होता है, बैकबोन होती है, और इनवर्टिब्रेट जिसमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता, बैकबोन नहीं होती। तो तकरीबन 47,000 स्पीशीज जो है हमारे पास वर्टिब्रेट है, एंड 12 लाख के करीब जो है इनवर्टिब्रेट्स हैं। And on the other hand we have the plants, right? So we have classified plant into flowering plant and non-flowering plant. So flowering plants जैसे roses वगैरह हैं, non flowering में आपके पास pines वगैरह आते हैं, conifers वगैरह आते हैं, ठीक है, जो cones bearing plant होते हैं। सो इससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि हमारे इकोसिस्टम में कितने ऑर्गेनिज्म हैं, यानी आपको वैरायटी पता चल जाती है, हर किस्म की वैरायटी जो है आपको बायोडाइवर्सिटी की मदद से पता चल जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है डायरेक्ट यूज़।
अब डायरेक्ट यूज़ क्या है बायोडाइवर्सिटी का कि ये हमें फूड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आप एनिमल को भी एज अ फूड यूज़ करते हैं, प्लांट्स सब्जियां वगैरह खाते हैं, फल वगैरह खाते हैं, तो इनको एज अ फूड यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास क्या है, ड्रग्स आर ऑब्टेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम बायोलॉजिकल सोर्सेज। जैसे फंगस है, आप फंगस से हम क्या लेते हैं, पेंसिलियम लेते हैं, ठीक है। पेंसिलियम ये आपके पास एक फंगस है, ठीक है। इससे पेंसिलिन लेते हैं, एंटीबायोटिक है, पेंसिलिन ड्रग जो है आप इनसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा डिफरेंट हमारे पास अदर जो है जैसे पॉपी प्लांट है जिसमें खसखस होती है, तो उसको भी आप एज अ मेडिसिन हम यूज़ करते हैं। डिफरेंट हमारे पास फॉक्स ग्लोव जो है फ्लावर्स हैं, ये वो भी आप ड्रग के तौर पे यूज़ करते हैं। तो हमारे पास प्लांट्स जो हैं उनसे हम ड्रग भी एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसी तरह एनिमल्स हैं उनसे भी हम ड्रग एक्सट्रैक्ट करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया वगैरह है उनसे भी हम ड्रग वगैरह बनाने में उनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू। अच्छा, उसके अलावा रीजन्स उसके अलावा हमारे पास क्या है, वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रियल मटेरियल हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे रबर वगैरह हो गया, फाइबर हो गया। रीजन्स आपके पास जैसे कॉनिफर्स के जो प्लांट हैं, ये जो बड़े चीड़ के जो दरख्त होते हैं उसके ऊपर रीजन्स होता है। उसी तरह ये गम्स हैं, एडिसिव हैं, ये आपके पास रबर की तरह मटेरियल होता है। रबर भी हम जो है रबर प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ऑयल हम लेते हैं, ठीक है, प्लांट से लेते हैं, डिफरेंट सीड्स से लेते हैं हम, और ये सारे हम डायरेक्टली प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बेनिफिट टू इकोसिस्टम। अब बेनिफिट टू इकोसिस्टम में क्या है कि हमारे इकोसिस्टम को कैसे बेनिफिट करते हैं, कि जितने स्पीशीज़ हैं हमारे पास इकोसिस्टम में, ठीक है, वो स्पीशीज टू स्पीशी जो है ये आपस में इंटरेक्शन करते हैं, यानी इंटर रिलेशनशिप भी है इनका और इंट्रा भी है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म का एक स्पीशी का दूसरे स्पीशी के साथ भी इंटरेक्शन है। तो एक स्पीशी का दूसरे किसी और स्पीशी के साथ जो इंटरेक्शन होता है वो ज़्यादातर प्रे एंड प्रेडेटर वाला होता है, शिकार और शिकारी वाला, ठीक है। आपस में भी हमारे पास जो बिटवीन द स्पीशीज़ जो हमारे पास रिलेशनशिप होता है, इंटर रिलेशनशिप, तो उसमें हमारे पास क्या है, विद इन द स्पीशीज़ जो है हमारे पास जो रिलेशनशिप होते हैं वो फूड के लिए होते हैं, मतलब आप उनके साथ कम्पीट करते हो फूड के लिए, स्पेस के लिए, ठीक है, क्योंकि एक इन्वायरमेंट है उसमें सेम ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ठीक है, सारे ह्यूमन रहते हैं, तो वो आपस में कंपटीशन उनका किस वजह से होगा, फूड की वजह से हो गया, ठीक है, स्पेस की वजह से हो गया। या इसी तरह दूसरे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो वो एक दूसरे के साथ किस कंपटीशन में होंगे, फूड के लिए कम्पीट करेंगे, वाटर स्पेस के लिए कम्पीट करेंगे, ठीक है। तो ये इनके दरमियान में इंटरेक्शन मौजूद होता है। सो ये इन्वायरमेंट को एक किस्म का बेनिफिट भी देते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है एक स्पीशी दूसरे स्पीशी के ऊपर फॉर फूड रिलाई करता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कैट है और माउस है, तो कैट जो है वो माउस को एज अ फूड यूज़ करती है, ठीक है। इसी तरह माउस जो है बाकी जितने भी हमारे पास वेजिटेशंस वगैरह उनको एज अ फूड यूज़ करते हैं। तो ये इस तरह हमारा इकोसिस्टम जो है मेंटेन रहता है, इकोसिस्टम में जो एनर्जी है वो मेंटेन रहती है। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास देखें, नेक्स्ट इज द लॉस ऑफ द स्पीशी मेकिंग इकोसिस्टम लेस इफेक्टिव एंड लेस प्रोडक्टिव। अगर हमारे पास एक इन्वायरमेंट में स्पीशीज खत्म हो रहे हैं, ये कम हो रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर एनिमल्स हैं और प्लांट है, इनका आपस में कंपटीशन देख लें, ठीक है। अब अगर आपके पास प्लांट्स नहीं है, रैबिट्स नहीं है उस इन्वायरमेंट में, ठीक है, और प्लांटेशन ज़ाहिर है ज़्यादा होती जाएगी, तो क्या होगा, वो एरिया जो है, वो रीजन जो है वो आपके पास जंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास एक स्पीशी दूसरे पे रिलाई करता है। अगर फॉर एग्जांपल आपके इन्वायरमेंट में चीता वगैरह नहीं है, या आपके पास ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ पे प्रे और प्रेडेटर के रिलेशन नहीं है, तो जो आपके पास प्रे है उसका लेवल बढ़ जाता है। अगर शिकारी नहीं है तो प्रे का लेवल बढ़ जाएगा, प्रे के नंबर बढ़ जाएंगे, तो जो आपके लिए डेंजरस होता है, ठीक है। जैसे अब स्नेक है, उसको उसका प्रीडेटर अगर इन्वायरमेंट में मौजूद नहीं है, तो एक लेवल आएगा कि जो स्नेक हैं उनके नंबर्स बढ़ जाएंगे, तो वो क्या है, आबादी वाले इलाके की तरफ रुख करना शुरू हो जाएंगे, तो जो कि ह्यूमन के लिए डेंजरस है। सो इकोसिस्टम की मेंटेनेंस के लिए इन जो प्रे एंड प्रीडेटर रिलेशनशिप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी है ये इन्वायरमेंट को या इकोसिस्टम को मेंटेन करने में रोल प्ले करता है। उसके बाद इनडायरेक्ट यूज़ क्या है कि
they maintain ecosystem definitely. So provide service to human as well as to other species. They include pollination. अब आपके pollination क्या है कि जी जो हनी बीज हैं या डिफरेंट बीज हमारे पास हैं, फ्लाइज वगैरह हैं, बटरफ्लाइज हैं, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, एक प्लांट से जो है वो पोलन्स लेते हैं एंड दूसरे प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर अटैच करते हैं। तो दिस इज हाउ पोलिनेशन टेक प्लेस। आपके पास वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म भी आते हैं। अगर ये इंसेक्ट्स वगैरह ना होते तो पोलिनेशन ना होती, जो इंसेक्ट पोलिनेशन बेसिकली है वो ना होती। विंड पोलिनेशन तो होती है, लेकिन जो इंसेक्ट्स हैं दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन दी पोलिनेशन। सो अगर ये नहीं होंगे तो पोलिनेशन नहीं होगा। उसके अलावा न्यूट्रिएंट साइकिल, आपके पास जितने भी नाइट्रोजन साइकिल है, कार्बन साइकिल है, फास्फोरस साइकिल है, वाटर साइकिल स्पेशली जो है ये रोल प्ले करता है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये जैसे बैक्टीरिया है, ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, ठीक है, एंड प्लांट को प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड नाइट्रेट। तो प्लांट उस नाइट्रोजन को डायरेक्ट तो यूज नहीं कर सकता ना, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, तो इसके लिए बैक्टीरिया का होना जरूरी है। तो अगर बैक्टीरिया नहीं होता तो प्लांट जो है वो डायरेक्ट कैसे नाइट्रोजन लेता, जबकि नाइट्रोजन उसकी ग्रोथ के लिए चाहिए, सही है। तो इसी तरह हमारे पास फास्फोरस भी है। एंड इसी तरह अगर हम बात करें अर्थवॉर्म की, तो अर्थवॉर्म क्या है, वो भी सॉइल के अंदर जब वो मूव करते हैं तो वो उसको जो न्यूट्रिएंट्स है सॉइल के अंदर उसको मिक्सअप करते हैं ताकि प्लांट्स उसको लेते रहें प्रॉपर तरीके से, और जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं उसके अंदर ऑक्सीजन जो है इंटर होती रहे वक्त के साथ साथ, ठीक है। सो दिस इज हाउ दीज इनवर्टिब्रेट्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ द इकोसिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास है रेगुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट। इसी तरह अब ये जैसे प्लांट्स हैं, अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक कर रहे हैं यूज़ कर रहे हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, लेकिन ऑन द अदर हैंड जब ये फूड प्रिपेयर करते हैं तो ये ऑक्सीजन देते भी हैं एनवायरनमेंट को, ठीक है। इसी तरह ह्यूमन जो है वो अगर ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से ले रहा है, तो ये एनिमल्स अगर ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से इनहेल कर रहे हैं तो एज अ रिजल्ट वो साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी एनवायरनमेंट को दे रहे हैं। अगर ये प्रोसेस ना हो कि हम सिर्फ एक चीज़ लेते रहें, एनवायरनमेंट से लेते रहें, तो ये तो नेचर में ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन इस एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए एक ऑर्गेनिज्म अगर एक चीज़ यूज़ कर रहा है तो वो रिटर्न बैक भी दे रहा है इसको। सो दिस इज़ द इनडायरेक्ट यूज़ ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन एन इकोसिस्टम। So this was all about the introduction of biodiversity, factors affecting biodiversity, कौन से factors affect करते हैं biodiversity पे, एंड साथ में हमने importance भी उसकी पढ़ ली। Now next topic हमारा होगा aims and principle and basis of biodiversity। So next video मस्त देखें ताकि ये topic आपका clear हो जाए। So kindly subscribe the channel and press the bell icon. Thank you.